यूपी बोर्ड के नाम विद्याकुल में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और बेटा, हमारे फिजिक्स के पेपर में मात्र 2 दिन का गैप मिला हुआ है, तो उस 2 दिन के गैप में अपने आप में पूरी फिजिक्स को पढ़ करके, रिवीजन करके, सारी इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक बढ़िया अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेटा हम लगातार आपके लिए लगातार क्लासेस लेके आ रहे हैं। हमने फिजिक्स के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 5 ही प्रयोग के आधार पर बेटा 2 नियम दिए, जिन्हें हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम कहते हैं, जिसे हम फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम कहते हैं। क्या था नियम? पहला नियम तो बेटा उन्होंने जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा है उसी को अपना पहला नियम बना दिया। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरणबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, और जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा भी ये है और फैराडे का प्रथम नियम भी है। ये किसकी परिभाषा है प्यारे बच्चों? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा है मेरे प्यारे बच्चों, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान देना, ये फैराडे का नियम, जैसे किरचॉफ का नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही वेटेज, उतना ही ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट आपके लिए फैराडे का नियम है। तो फैराडे के दोनों नियम आपको आने चाहिए। ठीक है, कल वाली पीडीएफ भेज दी है, आज वाली भी मिल जाएगी, और पीडीएफ से ज्यादा क्लास पे ध्यान दे लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 2-3 नियम में बेटा इन्होंने क्या बताया था? 2-3 नियम में इन्होंने क्या बताया था, ध्यान से देखिएगा। 2-3 नियम में इन्होंने बताया था, ध्यान से पहले आप इनके नियम को देख लीजिए। 2-3 नियम में बताया कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल E बराबर होता है समय के साथ विद्युत वाहक बल परिवर्तन की दर, यानी E बराबर होता है -d∅/dt, या आप इसे को ऐसी को -Δ∅/Δt, आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। E बराबर -d∅/dt या -Δ∅/dt। ठीक है, ये है फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, ये तब लगेगा फॉर्मूला जब कुंडली में फेरों की संख्या 1 हो। यदि कुंडली में n फेरे हों, यदि कुंडली में n फेरे हों, कितने फेरे हों बच्चों? n फेरे हों, तो E बराबर हो जाता है -n∆φ/Δt। E बराबर हो जाता है -n∆φ/Δt। बताओ, समझ में आ रही सारी बातें? समझ में आ रही हैं मेरे बच्चों? एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। जितने बच्चे लाइव हैं सब लोग लाइक करें, ये लाइक की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। फैराडे का नियम समझ में आ गया बच्चों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इस चैप्टर से 2 चीजें हैं तो वो है स्वप्रेरण और एक होता अन्योन प्रेरण। स्वप्रेरण जिसको अंग्रेजी में आप सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, अंग्रेजी में प्यारे बच्चों जिसे आप सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, स्वप्रेरण क्या होता है? तो स्वप्रेरण बेटा क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने मान लीजिए ये कोई कुंडली है, इस कुंडली में कोई आपने बैटरी जोड़ दी। क्या जोड़ दी? बैटरी जोड़ दी, और यहाँ पर मान लीजिए एक स्विच लगा दिया। ठीक है, स्विच लगा दिया है। अब अभी इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, करंट 0 है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा, फ्लक्स का मान भी 0 होगा। ठीक है, ये क्या है? करंट I है, फिर ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये फ्लक्स है। फिर आप समझिए अभी कंडीशन ये है, अभी कंडीशन ये है, आपने करंट का मान 0 से बढ़ाकर I कर दिया तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी 0 से बढ़ करके B हो जाएगा, फ्लक्स का मान भी 0 से बढ़ करके फाई हो जाएगा। तो 0 से फ्लक्स का फाई होना, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, बोलो हाँ। फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, बोलो हाँ सर। फ्लक्स परिवर्तन में बच्चों समय लगा होगा, हाँ सर।
जब फ्लक्स परिवर्तन में समय लगता है तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है, वहां पर विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होता है, जो कि माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी के बराबर होता है। अच्छा, ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है फैराडे के नियमानुसार, जो किसी कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह सदैव उस कारण का विरोध करता है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। ये जो इसका माइनस चिन्ह लगा है मेरे बच्चे, ये जो माइनस चिन्ह लगा है, ये यही बात बताता है कि ये जिस कारण से उत्पन्न हुआ है उसी कारण का विरोध करने वाला विद्युत वाहक बल है। और यही जो बात मैं बोल रहा हूं कि किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिस कारण वह उत्पन्न हुआ है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बात मैं बोल रहा हूं, इस स्टेटमेंट को बेटा लेंज का नियम कहते हैं। एग्जाम में अगर आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, लेंज का नियम आ जाए, तो लेंज का नियम आप सब कैसे लिखेंगे? लेंज के नियम के लिए आप लिखेंगे किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यही क्या है, लेंज का नियम है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आप स्वप्रेरण में आपने क्या देखा कि धारा के मान में परिवर्तन करने से फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। किस कारण का विरोध करेगा? जिस कारण उत्पन्न हुआ है। और वह कारण क्या है कि धारा के मान को आपने 0 से बढ़ा करके, धारा के मान को साथियों आपने 0 से बढ़ा करके कितना किया है? I किया है। तो धारा के मान में जो परिवर्तन हो रहा है इस परिवर्तन का विरोध करेगा। जैसे आप जब धारा का मान बढ़ा रहे होगे तो एक ऐसा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, एक ऐसा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो धारा के मान बढ़ने का विरोध कर रहा होगा, धारा के बढ़ने का विरोध कर रहा होगा। और जब आप करंट को I से फिर 0 कर रहे होगे तो फ्लक्स भी फाई से बताओ क्या होगा बच्चा? 0 होगा। लेकिन कुल मिला के परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जहां भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा वहां बेटा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना तय है ना। तो जब आप धारा के मान को घटा रहे होंगे तो उस टाइम भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उस कारण का विरोध करेगा जिस कारण वह उत्पन्न हुआ है। लेकिन अब वह कारण क्या है कि आप धारा के मान को घटा रहे हैं। धारा के मान को बेटा आप घटा रहे हैं तो वो धारा के मान में घटने का विरोध करेगा, अर्थात घटाते समय उसकी दिशा धारा की दिशा में होगी। और ये जो पूरी घटना होती है कि जिसके कारण कुंडली में स्वयं एक ऐसा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहा है जो उसमें परिवर्तन का विरोध कर रहा है, इस घटना को बेटा स्वप्रेरण कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह परिघटना जिसमें किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर स्वयं, यहां पे एक लाइन हमने लिखी, स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। स्वयं उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। यह घटना क्या कहलाती है बच्चों? सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण कहलाती है। इस परिघटना की खोज जो की थी वो जोसेफ हेनरी ने की थी। किसने की थी मेरे बच्चे? उस परिघटना की खोज हमने जोसेफ हेनरी ने की थी। किसने की थी बच्चों? जोसेफ हेनरी ने की थी। इसलिए प्रेरकत्व का मात्रक, और कोई भी प्रेरकत्व हो उसका मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। ये प्रेरकत्व का मात्रक बन गए। इन्होंने घटना की खोज की और ये प्रेरकत्व के मात्रक बन गए। प्रेरकत्व का क्या बन गए बच्चों? ये प्रेरकत्व के मात्रक बन गए। समझ में बात आई? तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। ये देखिए, इसको मैंने चित्र के माध्यम से समझाया है कि धारा का मान नियत होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब धारा का मान आप जब बढ़ा रहे हैं, धारा का मान बेटा यहाँ पर आप जब बढ़ा रहे हैं, धारा बढ़ रही है तो प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी इसके विपरीत दिशा में उत्पन्न होगी। धारा का मान जब आप घटा रहे हैं तो जो धारा उत्पन्न होगी वो धारा की दिशा में उत्पन्न होगी। प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी वो धारा की दिशा में उत्पन्न होगी ताकि इसके घटने का विरोध कर सके। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद बेटा हम लोग चलते हैं स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व क्या होता है। स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व क्या होता है, ध्यान से आप समझिएगा। स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व क्या होता है? ठीक है, अच्छा, इसके लिए अगर मान लो हमारे पास एक कुंडली है, हमारे पास एक कॉइल है, हमारे पास एक कॉइल है जिसमें 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 हम मान लेते हैं
इसको हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया, स्विच लगा दिया, यानी पोरस अनटच सब कर दिया। इसके प्रत्येक फेरे का फ्लक्स फाई है। प्रत्येक फेरे का फ्लक्स कितना है बच्चों? फाई है। और इसमें कुल फेरों की जो संख्या है वो कैपिटल एन है। माना इसमें प्रवाहित धारा आई है। माना प्रवाहित धारा बताओ क्या है? आई है। माना प्रवाहित धारा बच्चों बताओ क्या है? आई है। यहां पर तक बात समझ में आई? अच्छा बताओ, एक फेरे का फ्लक्स फाई है तो पूरे कुंडली का फ्लक्स क्या होगा? एन फेरे हैं, पूरे कुंडली का फ्लक्स एन फाई होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के होगा। बेटा जब हम इसे हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट लगता है यल आई। ये जो यल हमने कांस्टेंट लगाया है इसी को स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इसी को स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। स्वप्रेरकत्व कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। यल बराबर यहां से आ जाएगा एन फाई अपॉन में आई। एन फाई अपॉन में बताओ क्या आ जाएगा बच्चे? आई आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, स्वप्रेरण गुणांक की एक परिभाषा भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले में देखें जो अभी हमने निकाला, स्वप्रेरण गुणांक का ये फॉर्मूला जो हमने निकाला है, इसमें यदि आई की वैल्यू 1 एम्पियर कर दें तो आप मुझे बताओ यल का मान क्या हो जाएगा? एन फाई के बराबर। बन गई बेटा एक स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा। 1 एम्पियर धारा आपने जब प्रवाहित किया, आया कोई? ठीक 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 है। इधर देखिए, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर क्या देखा आपने कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर जो फ्लक्स बनेगा वही स्वप्रेरण गुणांक है। 1 एम्पियर धारा पर जो फ्लक्स बनेगा वही स्वप्रेरण गुणांक है। नहीं बात समझे बच्चे? फाई क्या है? एक फेरे का फ्लक्स। एन फाई क्या है? इसका समस्त फ्लक्स। आई बात समझ में? फाई क्या है? एक फेरे का फ्लक्स, और एन फाई क्या है? इसका समस्त फ्लक्स। ठीक है। तो आप लिखेंगे अतः कुंडली में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर संबद्ध फ्लक्स को, कुंडली से संबद्ध फ्लक्स को क्या कहते हैं बच्चों? फ्लक्स को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक की एक बहुत प्यारी सी परिभाषा हमने आपके सामने लिख दी है। मात्रक बच्चों इसका वही होगा, हेनरी। ठीक है सर, हमारा बायोलॉजी में 13 नंबर का छूट गया है। बेटा अब यही तो दिक्कत है, यही तो तुम्हें समझाते रहते हैं कि कभी भी पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ने वाला तो कोई गेम नहीं है भाई, छोड़ने का तो कोई गेम ही नहीं है। अगर छोड़ दोगे तो बेटा फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। पेज छोड़ना, क्वेश्चन छोड़ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में अगर ये फॉर्मूला बच्चों आप निकालते हैं तो क्या बनेगा? देखिए इधर यल बराबर है एन फाई अपॉन में आई, है ना? यही है जी, एन फाई अपॉन में आई। ठीक है। या एन फाई बराबर है यल आई, या हम ऐसे कहें एन फाई बराबर है, बताओ क्या? यल आई। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? क्योंकि बेटा ई बराबर होता है माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक है जी, माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अगर एन फाई बराबर यल आई है तो बताओ एन डेल्टा फाई बराबर क्या होगा? अगर यहां मैंने डेल्टा लगा दिया तो यहां भी डेल्टा लगा देंगे, यल डेल्टा आई हो जाएगा। बच्चों थोड़ा समझने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करो। भैया एन क्या है? नंबर ऑफ फेरा, कांस्टेंट होना है। यल क्या है? ये भी कांस्टेंट होना है। तो इसमें डेल्टा लगाओ तो इधर डेल्टा लग जाएगा। तो एन डेल्टा फाई की जगह यल डेल्टा आई लिख देंगे। टी बराबर हो जाएगा माइनस यल डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। ये बच्चों हमारे सामने आ गया विद्युत वाहक बल के पदों में स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला। ठीक है, विद्युत वाहक बल के पदों में स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला। यदि डेल्टा आई बाई डेल्टा टी की वैल्यू हम
1 एम्पियर पर सेकंड कर दें, 1 एम्पियर पर सेकंड कर दें, तो बताइए E बराबर किसके हो जाएगा? माइनस एल के। तो जो एल है बराबर हो जाएगा माइनस ई के। बन गई एक नई परिभाषा। नई परिभाषा क्या बन गई मेरे बच्चे? कि डेल्टा आई बाई डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर पर सेकंड का अर्थ क्या हुआ? कि 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन करने पर, क्या लिखोगे? 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन करने पर कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को ही हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। सबसे प्यारी परिभाषा स्वप्रेरण गुणांक की यही है। किसी कुंडली में एकांक दर से, कुंडली में एकांक दर से धारा परिवर्तन करने पर, एकांक दर से धारा परिवर्तन करने पर, धारा परिवर्तन करने पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल को, उत्पन्न विद्युत वाहक बल को, विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत वाहक बल को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने मेरा साथ बनाए रखा तो परसों मुस्कुराते हुए आओगे। और देखो, अब एक चीज की दिक्कत हो जाएगी कि जो बच्चे अभी क्लास में नहीं आ रहे हैं, पेपर वाले दिन सुबह पढ़ने आ जाएंगे, तो उन बच्चों के लिए बेटा हमारे पास क्या? कुछ नहीं है। उन बच्चों के लिए बेटा हमारे पास क्या बचेगा? शाम के आके फिर वही कहेंगे कि पेपर नहीं फंसा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मेरे भाई नहीं पढ़े साल भर, मानता हूं, चलो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो, अभी भी समय हमारे पास, अभी भी समय है ना। हम तुम्हें लगातार सीरीज क्यों दे रहे हैं? लगातार एक एक चैप्टर, वन बाई वन, चैप्टर 1 से शुरू किया, चैप्टर नंबर 7 पे आ गए, धीरे धीरे पढ़ा के अभी आप देखोगे शाम तक मैं सारी फिजिक्स कंप्लीट। क्यों नहीं समय दे रहे हो? अगर ये समय आप दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे पा रहे तो बेटा फिर आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगी चीजों के लिए, ठीक है। यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ जाए। स्वप्रेरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। किसी परिपथ में स्वप्रेरकत्व वाले अवयव को प्रेरक, इंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंडक्टर। स्वप्रेरकत्व वाले अवयव को प्रेरक या इंडक्टर कहते हैं। परिपथ में इसका प्रतीक निम्न है। इसका प्रतीक चिन्ह बच्चों ऐसे होता है। अभी आप अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ोगे, बार बार यल सर्किट आप पढ़ोगे, इस प्रकार से इसका प्रतीक होता है। ये किसका प्रतीक है? यल परिपथ का प्रतीक है। जैसे ऐसे अगर आप लगा देते हो तो ये प्रतिरोध का प्रतीक होता है, ये आर परिपथ होता है, ठीक है। अगर आप केवल ये लगाते हो तो ये बेटा कैपेसिटर का प्रतीक होता है, इसे आप सी परिपथ कहते हो। लेकिन जब ये लगाते हो तो यल परिपथ का प्रतीक होता है, ठीक है। किसी प्रेरक का स्वप्रेरण गुणांक उसकी ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि सीधे तार से कोई फ्लक्स बद्ध नहीं होता, इसके लिए यल का मान 0 होगा। बच्चों, फ्लक्स के लिए हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए। आप सीधा तार लोगे तो उसके द्वारा कोई बद्ध एरिया नहीं होगा। आप वही तार को मोड़ लिए तो तार के मोड़ने के बाद एक कॉइल सी बन गई, उस कॉइल का एक एरिया हो गया, तभी फ्लक्स होगा, तभी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब आप स्वप्रेरण गुणांक की चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो, बात समझ में आ रही ना? तो कभी भी सीधे तार के लिए स्वप्रेरण गुणांक नहीं होता, इसके लिए यल का मान 0 होता है। आदर्श प्रेरक का प्रतिरोध 0 होता है। व्यवहार में यह संभव नहीं है, क्योंकि आप किसी भी तार से प्रेरक बनाते हो तो कुछ ना कुछ उसका प्रतिरोध होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध के बिना प्रेरकत्व तो संभव नहीं है, क्योंकि आप तार लगाओगे, कॉइल बनाओगे, एरिया बनाओगे, तभी तो बेटा प्रेरकत्व होगा ना। यद्यपि प्रेरकत्व के बिना प्रतिरोध संभव है, प्रेरकत्व के बिना प्रतिरोध संभव है। सीधा तार के पास क्या है? प्रतिरोध है, पर प्रेरकत्व नहीं है, ठीक है जी। चलो अगली चीज बेटा हम लोग चलते हैं, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई हम लोग? हम पढ़ने जा रहे हैं समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिएगा, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, ठीक है।
समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। चलिए एक कुंडली बना लेते हैं पहले बेटा, यहाँ पर कुंडली बना लें, ये इससे बनाते हैं, बहुत प्यारी कुंडली बनाई गई है। वाओ सो नाइस, सो नाइस। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम लोग कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, और इसमें फेरों की संख्या है कैपिटल एन। फेरों की संख्या बताओ इतनी कितनी बेटा, कैपिटल एन, ठीक है। अच्छा, माना इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा का मान आई है, धारा का मान बच्चों कितना है, आई है, ठीक है। सर फिजिक्स से बहुत क्या लग रहा है, देर लग रही है, कुछ बता दो सर जी, कुछ खबर हो जाए। अच्छा फिजिक्स से बहुत डर लग रहा है, डर लग रहा है तो बेटा पढ़ लो, डर दूर हो जाएगा, है ना। पढ़ करके डर को दूर किया जा सकता है ना। बिना पढ़े डर को दूर करने का एक तरीका है कि अपने आप को मान लो कि मुझे फिजिक्स बहुत आती है, लेकिन कल के पेपर के बाद दुखी हो जाओगे, ये दिक्कत है, कल के पेपर के बाद दुखी हो जाओगे, ठीक है। अब हमें यहाँ समतल कुंडली का क्या चाहिए, स्वप्रेरकत्व का चाहिए। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। लिखेंगे कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे तो B बराबर हो जाएगा μ0/2 Ni/r। हमें क्या चाहिए भैया, हमें इसके स्वप्रेरकत्व की गणना करनी है, ठीक है। क्योंकि फ्लक्स बेटा फाई बराबर बताओ क्या होता है, फ्लक्स फाई बराबर मेरे बच्चे बताओ क्या होता है, फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, फ्लक्स फाई बराबर होता है BA। फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, BA कॉस थीटा, पर कॉस को अगर हम 0 रख दें तो फ्लक्स फाई बराबर होता है BA। B का मान हमने यहाँ पर निकाल रखा है समीकरण नंबर 1 से, B का ये वाला मान हम यहाँ पे रख देंगे, ध्यान से देखिएगा। B का मान क्या रखेंगे, μ0/2 Ni/r, ठीक है। फ्लक्स फाई बराबर μ0/2 Ni/r इंटू एरिया, बताइए कुंडली का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो एक आर और एक आर कैंसिल हो गया, पाई बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट। अच्छा पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया, हस्बैंड बनो, वो भी बन गया, पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए नकली पेमेंट का एसएमएस, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे यूपीआई सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। एन आई पाई आर अपॉन में 2, ये बताओ क्या आ गया, ये जो हम हाँ बेटा यहां तक समझ में आ गया, चलो ये समझ में आ गया। अब बस हो गया, यल बराबर एन फाई अपॉन में आई पढ़ा है, फाई का ये वाला मान यहां पर रखिएगा, यल का मान निकल आएगा, बताओ हो जाएगा। सार आ रहा समझ में कि नहीं, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे समझो, सब कुछ बेटा आपको आएगा, धीरे धीरे पढ़ने से आएगा, ठीक है। चलो किसी प्रेरक में संचित ऊर्जा, किसी प्रेरक में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला आराम से हम लोग निकालेंगे। किसी प्रेरक में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला, बेटा हमारे पास ये कॉइल है, ये कॉइल है जिसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं। धारा का मान बढ़ाते समय, धारा का मान बढ़ाते समय आप सभी को पता है
एक ऐसा विद्युत वाहक बल, एक ऐसी धारा प्रेरित होती है जो कि बढ़ते हुई धारा का विरोध करती है, बढ़ती हुई धारा को विरोध करती है। ठीक है। संचित ऊर्जा क्या होती है, पहले ये समझो कि इसमें ऊर्जा कैसे संचित होती है। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब बच्चों आप किसी कुंडली में धारा का मान बढ़ा रहे हो तो आपको पता है उसके अंदर एक ऐसा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो उस धारा के मान में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। तो एक जो फिक्स वैल्यू होगी करंट की, जहां तक आप करंट को पहुंचाना चाहते हैं, उस वैल्यू तक पहुंचाने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। आप कार्य करोगे, जो कार्य करोगे वही कार्य चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और उसी को बेटा हम क्या कहेंगे, कुंडली में या प्रेरक में संचित ऊर्जा। ठीक है। चलिए आराम से इसे निकालेंगे बेटा, ध्यान समझिएगा। W बराबर हम लोगों ने V इंटू क्यू पढ़ा है। W बराबर हमने क्या पढ़ा है बच्चों, V इंटू क्यू पढ़ा है। पर यहां पर W बराबर E इंटू क्यू होगा, क्योंकि यहां पे पर इस चैप्टर में जो काम विभव करता है वही काम यहां पर विद्युत वाहक बल कर रहा है। W बराबर E इंटू क्यू, तो DW बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा, DW बराबर हो जाएगा ई डी क्यू। और E का फॉर्मूला हमने पढ़ा है -L/dI/dt। E का फॉर्मूला हमने पढ़ा है -L/dI/dt। और dq बराबर होता है I/dt। ये dt बर्बाद हो गए। बहुत बढ़िया, इतना आसान सा डेरिवेशन। dW बराबर -L/I/dI। मैंने क्या कहा, धारा को उच्चतम मान तक पहुंचाने के लिए जो कार्य करते हो वही बेटा क्या कहलाता है, वही होता है संचित में ऊर्जा, संचित ऊर्जा। ठीक है। तो DW बराबर आपको मिला है LI/dI। ठीक है। अगर आप दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, करंट की वैल्यू आप 0 से बढ़ाकर I करना चाहते हैं, कार्य 0 से बढ़कर W हो जाएगा। ये उसका समाकलन W आएगा, इधर L को बाहर कर लेंगे। I का समाकलन I²/2 आएगा। कैसे आया अब ये नहीं बता पाऊंगा, इतना बेसिक पढ़ाने के लिए बेटा 2 दिन पहले नहीं बैठा हूं। साल भर कुछ कुछ जिम्मेदारी होती है ना, साल भर तो कुछ जिम्मेदारी होती है आप सबको। चलो तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू I की रखेंगे तो W बराबर हो जाएगा ½ LI²। वैल्यू रख दीजिएगा, लोअर लिमिट 0 रखोगे तो यही आ जाएगा बेटा फॉर्मूला। किसी कुंडली में संचित ऊर्जा का ये फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, किसी कुंडली में संचित ऊर्जा का ये फॉर्मूला आ गया है। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया हो तो अगली घटना है जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। इस चैप्टर से यही 2 टॉपिक हैं जो बार बार परीक्षा में आते हैं। एक होता है स्वप्रेरण, दूसरा होता है अन्योन प्रेरण। ठीक है, ठीक है, ये दोनों टॉपिक स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वप्रेरण भी और अन्योन प्रेरण भी, जिसको अंग्रेजी में बेटा म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है जी, चलिए ध्यान से समझिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, वह परिघटना जिसमें एक कुंडली में धारा परिवर्तित करा जाए, निकटवर्ती दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, अन्योन प्रेरण कहते हैं। पास पास 2 कुंडलियां रखी हैं, कुंडली ये रखी है, दूसरी इसके बगल में समाक्ष मतलब एक ही अक्ष पर दूसरी कुंडली रखी है। आप इस वाली कुंडली में धारा परिवर्तन करो, यहां क्या करो बच्चों, यहां आप धारा परिवर्तन करो, यहां धारा परिवर्तन करो, जिसके कारण इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो। इसमें क्या होती है कि इसमें धारा परिवर्तन करने इसी अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है बच्चों, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्लियर हो रहा है सभी को, कोई डाउट तो यहां तक नहीं हो रहा मेरे बच्चे? सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, साल भर में कभी पढ़े हो बेटा? बताओ, साल भर में आपने ये टॉपिक कभी पढ़ा है?
ठीक है। अच्छा, जिसे याद है वो अच्छी बात है, जिसे नहीं याद है वो अभी भी याद कर ले, उसका भला हो जाएगा। अन्योन प्रेरक गुणांक क्या होता है? अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए दो कुंडलियां होंगी। मान लीजिए ऐसे आप समचित्र बना देता हूं टेम्परेरी।